नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश इंडिया बोले में। मैं हूं रमेश भट्ट। कुछ दिन पहले सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद इस देश में बहस छिड़ गई। बहस इस बात को लेकर छिड़ी कि सरकार का यह कदम, जिसे ब्रह्मास्त्र के तौर पे देखा जा रहा है, क्या हमारी व्यवस्था से काले धन के प्रसार को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। दूसरा अहम सवाल, इस देश में सबसे ज्यादा बहस जिस बात को लेकर हुई थी वो था कि विदेशों में जो काला धन, जो काली संपत्ति, अकूत संपत्ति इकट्ठा की हुई है, उसे भारत वापस लाया जाए और भारत के विकास पे खर्च किया जाए। ये ऐसे सवाल हैं जो आज हम अपने कार्यक्रम में उठाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये काला धन आखिर जनरेट कैसे होता है, ये काला धन कन्वर्जन कैसे किया जाता है, यह काला धन विदेशों में कैसे पहुंच जाता है, यह काला धन किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। जब तक सरकार इस पर नजर नहीं रखेगी तब तक यह हमारी व्यवस्था से पूरी तरह समाप्त नहीं होता। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ हैं। डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, आप भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टर दिनेश वार्ष्णेय, आप सीपीआई के लीडर हैं। आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आपका कहना है कि आम आदमी इससे परेशान हो रहा है। सुनीता दुग्गल, भारतीय जनता पार्टी से आप फॉर्मर इनकम टैक्स कमिश्नर भी रह चुकी हैं। आप जाहिर है आप पेचीदगियों को बेहतर तरीके से जानती हैं। मेरे साथ विमल जैन साहब, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ हरवीर सिंह साहब, आप एडिटर मनी भास्कर। और कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजय झा साहब। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है कि साहब, अगर काले धन को आप समाप्त करना चाहते हैं, फिर 2000 रुपए का नोट क्यों छाप रहे हैं? क्या इससे काले धन का प्रचार प्रसार नहीं बढ़ेगा? और साथ ही साथ हमारे युवा साथी जो सवाल करना चाहते हैं सरकार के इस फैसले को, वो किस नजरिए से देखते हैं और वाकई क्या आने वाले समय में जो हमारे सिस्टम में करप्शन फैला हुआ है उससे समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले नजर हमारी इस खास रिपोर्ट कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार में चक्कर काट रहा है। कुछ भी कर लो, नहीं छिपेगा काला धन। काले धन के कुबेर हैं परेशान। 4000 के नोट के बदले लाइन में खड़े हैं बेईमान। हर जगह पीएम मोदी 1000 और 500 के नोट बंद करने के फैसले का बचाव कुछ इसी अंदाज में कर रहे हैं। यानी एक प्रकार से योजनाओं का अंबार और ये जन सामान्य की भलाई के लिए। इस अहम फैसले के बाद पूरे देश में ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। नोट के लिए पूरा हिंदुस्तान कतार में खड़ा है। जरूरत ऐसी है कि लाइन में खड़े होकर लंच और ब्रेकफास्ट निपटाया जा रहा है। हमने लड़के से मंगवाया तो खाना खा रहे हैं। एक दिन पहले टोकन ले खा रहे मगर फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि तकलीफ ज्यादा दिनों की नहीं है। पीएम मोदी 50 दिनों की मोहलत मांग रहे हैं। भाई बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। बीजेपी काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष फैसले पर सवाल उठा रहा है। जनता की तकलीफ की दुहाई दी जा रही है। करोड़पति आपको इस लाइन में दिख रहा है? सब गरीब लोग हैं, सब यहाँ पे सब गरीब लोग दिख रहे हैं। जनता की परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। विरोधियों का एक और सवाल है, सिर्फ कैश से जुड़े काले धन पर लगाम लगाने से क्या होगा? उन अकूत संपत्तियों का क्या जो विदेशों में जमा किए गए हैं? टीम न्यूज नेशन। तो सवाल यह है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि काले धन का मुद्दा उनके लिए आर्टिकल ऑफ फेथ का मुद्दा है। 25 लाख अकाउंट में डालने का, 15 लाख अकाउंट में डालने का जो वादा हुआ था उसको लेकर भी सवाल उठे। लेकिन इन सब के बीच में इस कदम से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा, आज सबसे अहम सवाल यही है। सुनीता दुग्गल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि यह एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक है, आपने एक झटके से काले धन को हमारी व्यवस्था से समाप्त कर दिया, या आपको लगता है आगे भी आने वाले समय में आपको और कदम उठाने होंगे? नहीं रमेश जी, ऐसा है कि राइट नाउ ये बहुत अच्छा कदम है, जिसको मैं कहूँगी कि इन रियल मीन्स मास्टर स्ट्रोक हम जिसको कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र जैसा कि आप शब्द यूज़ कर रहे हैं इसमें।
तो बहुत अच्छा ये, क्योंकि क्या था कि अभी जिस तरह का सिस्टम जो है हमारी सरकार ने किया था उसके हिसाब से अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे थे कि पैसे को बाहर कैसे निकाला जाए। उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था कि ठीक है, टाइम आएगा, मौका आएगा, अभी रेट अगर गोल्ड के ज्यादा हो रहे हैं तो ठीक है जी, आप उसमें परचेज कर लो और वो गोल्ड इकट्ठा करके रख दो या कि आप प्रॉपर्टी में लगा दो। मुझे लगता है कि सब एग्री करेंगे इस बात को कि प्रॉपर्टीज का जो सिस्टम था, कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी, मुझे लगता है शायद 100% प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी कि जिसके अंदर जो एक्चुअल जो रजिस्ट्रेशन का रेट है उसके अलावा आपको जो अमाउंट जो देना पड़ता है, काला धन आपकी प्रॉपर्टी में ही है, आपका गोल्ड में ही लगा हुआ है। जी जी जी। तो ये इन चीजों को, अब वो जो पैसा काले धन के रूप में आ गया उसको सबने स्टोर कर करके रख लिया। अब जब ये बोल दिया कि 500 और 1000 के नोट्स आपके जो हैं वो दैट्स लाइक अ पेपर ओनली, तो आपको अब मजबूरन उनको बाहर निकालना ही पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। नोट को तो पेपर बता दिया, लेकिन आप 2000 का नोट लाएंगी तो उससे तो ज्यादा करप्शन बढ़ेगा, ज्यादा आसानी होगी लोगों को देने। एक मिनट के लिए, लेकिन वो एक्सचेंज ऑफर है ना जी, आप एक्सचेंज तो उतना ही करवा पाएंगे जितना आप उसको शो कर पाएंगे, जितना आप उसको क्लियर उसके एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे कि ये पैसा हमारा इस चीज का है। जिस पैसे को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे उसके बदले में आपको 2000 का नोट कौन देने वाला है? कोई नहीं देगा। साहब, आज अमित शाह साहब कह रहे हैं कि जो लोग काले धन की मुखालफत कर रहे हैं या सरकार के इस स्टेप की मुखालफत कर रहे हैं, दरअसल वो काले धन वालों के संरक्षणदाता हैं। रमेश जी, मुझे अमित शाह की जुमलेबाजी और बयानबाजी पर हंसी भी आता है और दुख भी होता है। ये वही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी, जो बिहार के चुनाव में इन्हीं के आर.के. सिंह जो लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने कहा था कि 3-3 करोड़ में हम लोगों ने एमएलए के टिकट बेचे थे। तो वो क्या चेक या डिमांड ड्राफ्ट में आया था भारतीय जनता पार्टी को? तो देखिए अंत में सच्चाई क्या है। यदि भारतीय जनता पार्टी इस गंभीर मसले को एक गंभीरता के साथ, एक सही तरीके के साथ इसका कोई समाधान ढूंढती तो इस पर हर राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी इसकी पूरी समर्थन करती। आपको मैं 2 मिसाल देना चाहूँगा। देखिए, काला धन रोकना है तो आप जड़ पर रोकिए ना, जहाँ उसका जन्म होता है। काला धन जन्म होता है संपत्ति को लेके, जायदाद को लेके, सोना चांदी जैसे आपने कहा था, और पार्टिसिपेटरी नोट जो स्टॉक मार्केट में आता है, विदेश के टैक्स हेवन में, उस पर मोदी जी बिल्कुल चुप रखते हैं। क्यों? जब नए नोट्स आएंगे फिर काला धन शुरू हो जाएगा। ये तो सच है। साहब, मैं एक बात से सहमत हूं कि आपने कहा कि ये पता होना चाहिए कि काला धन है का, जैन साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जनरेट कहां से होता है। जैसा कि मैम ने कहा साहब, इसकी जड़ पे प्रहार करना जरूरी है, वरना मोरारजी देसाई साहब ने भी ऐसा काम किया। आज हम कह रहे हैं कि साहब विदेशों में 25 से 30 लाख करोड़ है, घरेलू इकोनॉमी में एक पैरेलल इकोनॉमी काले धन की चल रही है। हम 10 साल बाद वही चर्चा करेंगे साहब, काला धन फिर से हमारी इकोनॉमी में आ गया। ये जनरेट कहां से होता है? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक मनी जनरेट होता है गोल्ड, रियल एस्टेट, हवाला के ट्रांजैक्शन और बोगस सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन से, जहाँ से कैश जनरेट होता है, जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं। इसके अलावा आपके पास नकली रुपया भी बाजार में है, जिसको भी आपको काउंटर करना है। नकली रुपये के अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा इशू है। आज जितने गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हैं, जहाँ करप्शन फैला हुआ है, उनके पास भी आपको बहुत फंड मिल जाएगा, बहुत पैसा मिल जाएगा, जो 500 रुपये और 1000 रुपये के डिनोमिनेशन में है। चूँकि आपका क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक था कि जनरेट कैसे होता है। टैक्स हेवन बनाते हैं जहाँ पे टैक्स रेट कम है या टैक्स लगता ही नहीं है, और वो पैसा वहां से हमारे यहाँ भी आता है। हमें मालूम है हमारे लार्जेस्ट FDI रूट कौन कौन से है, किन किन देशों से आता है, हमने कितनी वहां पर नजर रखी है। जैसे संजय झा साहब ने कहा, पी नोट्स के जरिए बहुत बड़ा पैसा आता है। बिल्कुल। एक बात वार्ष्णेय साहब मेरे समझ में नहीं आई, कल तक आप लोग कहते थे साहब इन्होंने काले धन के खिलाफ क्या कदम उठाया, आज जब कदम उठाया तो आप कह रहे साहब ये तो बड़ा खतरनाक है। मेरी समझ में नहीं आता आप लोग चाहते क्या है। रमेश जी, मैं आपको एक बार बता दूं, कल रात से मैंने सारा खंगाला। अपने पास काला धन है या नहीं? मोहम्मद बिन तुगलक से लेके अलाउद्दीन खिलजी से लेके और आज तक किसी भी देश में मुद्रा को डिनोमिनेट करने के बाद पैरेलल जो इकोनॉमी है वो कंट्रोल नहीं होती है। उसके कंट्रोल करने के तरीके और हैं, वो उस पर आप डिस्कशन करने की इजाज़त देंगे तो करेंगे। चौधरी साहब, ये जो बात कही जा रही है कि किसान बहुत परेशान है, मजदूर बहुत परेशान है, एक तरह की अराजकता फैल गई है सरकार के फैसले से, आप मुझे बताइए कि ये सच बात है? परेशान तो हैं, लेकिन वो लोग हैं जिनके पास लूट का धन है। ना किसान परेशान है, ना मजदूर परेशान है। किसान परेशान अगर होता तो वो कर्जे में क्यों पैदा होता और कर्जे में क्यों मरता? वो उधार में लेता है बीज, उधार में लेता है खाद,
उधार में लेता दवाई छिड़कने के लिए सारा कुछ। और सरकार ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय कदम हरमीत है। सिंह साहब, ये सरकार कह रही है जब से हम आए हैं, चाहे वो एसआईटी का गठन हो, चाहे वो ब्लैक मनी कानून हो, चाहे वो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को अमेंडमेंट करना हो, चाहे वो अभी ये जो विमुद्रीकरण किया गया, हमने सारे कदम उठाए हैं। आपको लगता है कि इन कदमों से हमारे सिस्टम में शुचिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी? देखिए, सारे कदम शुचिता तो लाएंगे और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, लेकिन मेरा मानना है कि ये मार्जिनल इससे बेनिफिट होगा। लेकिन उसके साथ ही जो अभी हमारे मित्र कृष्णवीर जी सवाल को थोड़ा घुमा गए कि जो इसके लिए लॉजिस्टिक्स का इशू है वो आज बना हुआ है और आपका पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है 80% एक्टिविटीज स्टैंड स्टिल पे आ गई है। तो पॉइंट ये है कि जब आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना था तो उसके हिसाब से जो तैयारी आपको करनी थी वो नहीं हुई। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे फैसले जब रिएक्शन आ रहा है तो उसके बाद बदले जा रहे हैं। तो कल भी मैं राजस्व सचिव से बात कर रहा था हसमुख अढ़िया से कि अभी आपने कहा कि लोग रेलवे टिकट बुक करा सकते हैं, अभी आपने कुछ और बोल दिया। बोले कुछ चीजें देखने के बाद आप कह रहे हैं कि तैयारी नहीं थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर आएंगे आम आदमी के लिहाज से, वो सरकार ने नहीं सोचा कि उसी वक्त से उस 8 बजे 8:15 बजे के बाद से ब्लैक मनी का नया ट्रेंड जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया और इस बात को सरकार और टैक्स के लोग भी सोने के दाम देखिए ना कहां पहुंच गए। बिल्कुल उसी दिन शुरू हुआ। सुनीता दुग्गल जी, आप तो ये तो हम कहेंगे कि साहब जिनके पास बड़ा धन था उन्होंने तो वाइट कर लिया, और सबसे ज्यादा जो सड़क पे खड़ा आम आदमी है, सुबह 6 बजे से लाइन लगा रहा है, वो सबसे ज्यादा परेशान है। आप सोचिए जिसके यहाँ शादी है उसका क्या हो रहा होगा हाल। रमेश जी देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि थोड़ी टीदिंग प्रॉब्लम तो कोई भी इतना बड़ा स्टेप अगर आप उठाते हैं तो उसमें नेचुरल है। आप बताइए कि इतना जबरदस्त, मैं कह रही हूं कि चेंज होने वाला है लेने के लिए साहब करेज चाहिए। इस सरकार के पास वो करेज है, वो हौसला है। आपकी सरकार के पास वो करेज नहीं था, कर तो आप भी सकते थे। सितंबर 30 तक इनकी एक ब्लैक मनी की इनकम डिस्क्लोजर स्कीम आई। इसमें जेटली जी ने कहा कि हमारे पास 65,000 करोड़ का काला धन का खुलासा हुआ है। बहुत अच्छा, हमने इनकी कामयाबी दी। अब ये पूछिए कि इसीलिए क्या नरेंद्र मोदी जी ये बताने से हिचक रहे हैं कि यदि 65,000 करोड़ का काला धन आ गया और आपने अपना ही हाहाकारी की है तो अभी से लेकर दिसंबर 30 तक कितने काला धन का आप खुलासा करेंगे? ये बोलने के लिए ये तैयार नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि अब जो बड़े बड़े जो मछली हैं वो तो कभी इसमें पकड़े नहीं जाएंगे। डिनोमिनेशन बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कह रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ, बड़े मछली जो हैं वो कैसे, जिनके पास अकूत काला धन है साहब, वो उन्होंने तो तरकीब भी निकाल ली होगी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कानून से पहले उसने बचने की तरकीब लोग निकाल लेते हैं। तो सरकार के इस कदम से क्या हमारी राजनीति में भी पारदर्शिता आएगी? लेकिन उससे पहले वेमन जैल साहब, आप देखिए 2 दिन से कन्वर्जन के क्या हालात है, किस तरह से लोगों ने सोने में या कहीं और किस तरह से, क्या सरकार को इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? उन्हें मालूम था कि अगर हम ये कदम उठाएंगे लोग इस तरफ भागेंगे। रमेश जी, आपका ये कहना सही है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये जो ऑल ऑफ ए सडन अनाउंस हुआ उसके साथ काउंटर मेजर भी दिए जाने चाहिए थे। अब जो जिनके पास काला धन है उन्हें गोल्ड में लगाया, 50,000 रुपये पर 10 ग्राम सोना बिका है। सोचिए, ये ऐतिहासिक है साहब। हाँ, बिका है। लोगों ने और भी बोगस ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिए, सेल परचेज के, फॉरेन करेंसी में लगाने के, लोन्स एंड एडवांसेस करने के। मेरा ये कहना है ये कदम बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, बट इस कदम को रोकने के लिए भी उन्हें काउंटर मेजर लेने चाहिए थे। देश जानना चाहता है कि साहब यहाँ के गरीबों की, यहाँ के सोशल प्रोग्राम्स के जो पैसे जिन्होंने लूटे हैं वो इस देश के नागरिकों को पता होने चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपके पास आऊं, हमारी जनता जनार्दन क्या कहती है, क्योंकि उनका मंतव्य बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। मैं पूछना चाहूंगा, सीबीआई के नेता जो बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता जो बैठे हुए हैं, हाँ, बीजेपी ने तो स्टेप तो लिया, ठीक है, आप उसको सपोर्ट नहीं करो, मैं मानता हूँ। आप मुझे बस इतना बताओ कि आपको अभी स्टेप लेना होता तो आप क्या स्टेप लेते? थोड़ी परेशानी गृहिणियों को आई है, लेकिन अगर देश हित में है तो गृहिणियां इस बात से खुश हैं। मैंने खुद सर्वे किया है, अगर देश हित में है तो गृहिणियां खुश। तो ये देश हित में है नहीं, ये बताइए ना। बिल्कुल 100% देश और कोई यहाँ पर? अच्छा, देश हित में है। आपके पास कितना गुल्लक में जमा था? बहुत ज्यादा था। कितना? अच्छा था। अच्छा था, तो आप जाएंगी आप अकाउंट में। आपको क्या लगा, अच्छा फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है। थोड़ा आप खड़े होकर बताइए। गृहिणियां कोई परेशान नहीं है, बहुत अच्छा फैसला है मोदी जी का ये। हाँ, डिसीजन तो सही है, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम थोड़ा गलत था। संजय साहब, राजनीति में कहा जाता है लोगों की नब्ज को समझो,
तो ये लोगों की नब्ज बता रही है कि वो ज्यादातर लोग, कम से कम यहाँ पर 100-150 लोग हैं, उनमें से ज्यादातर इसी पक्ष के हैं कि सरकार के इस फैसले के वो साथ खड़े हैं। परेशानी हो रही है, वो सहने को तैयार है। देखिए, मैं इतना ही अभी कहूंगा कि जरा इंतजार कीजिए, क्योंकि इसका फायदा होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, ऐसा तो नहीं आपको नुकसान हो गया? दिसंबर 30 को खत्म हो रहा है। नहीं, आप सुनिए, दिसंबर 30 तक तो ये स्कीम खत्म हो रहा है। हमारा चिंता यही है कि जहां तक काला धन को रोकने के लिए, जहां पर उसका जड़ है, उस पर तो मोदी जी ने कुछ कहा ही नहीं है। दुग्गल, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, वो ठीक कह रहे हैं, आपने पेड़ों की टहनियों में प्रहार किया है, बेहतर होता आप जड़ों पे प्रहार करते। क्योंकि देखिए, ये बात सच है कि पॉलिटिकल सिस्टम को जो लोग चला रहे हैं, राजनीतिक दलों के लिए बहुत नुकसानदेह कदम है। इतना बड़ा चुनाव आने वाला है, तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक आम आदमी को ध्यान में रख के की या नहीं की, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज को ध्यान में रखकर आपने ये सर्जिकल स्ट्राइक जरूर कर ली, ताकि उनकी आर्थिक कमर तोड़कर आपके लिए रास्ता साफ हो जाए। रमेश जी देखिए, नहीं, आप इससे बच नहीं सकती, ये सवाल तो सच है। नहीं, इन्होंने तो 24 तारीख से बदलना शुरू कर दिया था। अच्छा, रमेश जी, आपको कहां से ये इन्फॉर्मेशन? अरे 24 तारीख को पेपर में आई है, फॉरेन जर्नलिस्ट ने बोल दिया, फॉरेन जर्नलिस्ट ने टीवी पे बोला। सर, ये मामला बहुत गुप्त रखा गया था। ओके मैम, ओके ओके, एक मिनट। रमेश जी, संजय जी ने कहा कि ये काला धन पैदा कहां से हुआ, इनको जड़ के ऊपर प्रहार करना चाहिए। तो देखिए, मैं क्लियर करना चाहूं कि ये पैदा जो है पिछले 40 सालों में कांग्रेस ने पैदा किया, और इसका विनाश जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो कर रहे नहीं। अगर कांग्रेस कहती, तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध करती, मेरे समझ में आता। सीपीआई, सीपीएम वो तक इसका विरोध करे, आपने भी शुरू कर दिया था क्या इकट्ठा करना? इसलिए कि इससे हमारे हिसाब से 3 से 4% ही फायदा होगा ब्लैक मनी आने का। वो गोविंदाचार्य भी कह रहे, मैं नहीं कह रहा, इन्हीं का नेता बीजेपी का। दूसरा, सबसे ज्यादा ब्लैक मनी हमारे 2000 अकाउंट्स विक्की लीक ने लीक कर दिए। ये सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ती? 24 नाम ये हाई कोर्ट में क्यों नहीं देने को तैयार है? कृष्णवीर चौधरी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में 3 नेता सबसे पहले विरोध में आए हैं, और ये तीनों वो नेता विरोध कर रहे हैं जिनके टिकट खुलेआम पूरा देश जानता है, कई करोड़ रुपए लेके बेचे जा रहे हैं, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक। तो सरकार के इस कदम पे जनता का कहना है परेशानी झेलने के लिए वो तैयार है, लेकिन शर्त है कि बड़े मगरमच्छ भी सामने आने चाहिए। शर्त यह भी है कि जितना सारा पैसा पैरेलल इकोनॉमी के रूप में काला धन इस देश में घूम रहा है, वो कम से कम देश के गरीबों पे खर्च होना चाहिए। एक और अहम सवाल, जो करप्शन है, जिसको लेकर इस देश में तमाम आंदोलन हुए, उस पर क्या एक बहुत बड़ा कहें कि एक तरह की ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है? इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। हिंदुस्तान में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन कहां पड़ा है वो समस्या है। 500 और 1000 के नोटों को बंद करके मोदी सरकार ने काली कमाई के धन कुबेरों को जोर का झटका दिया है। ये साफ संदेश दिया गया है कि देश के कायदे कानून को ताक पर रखा तो खैर, लेकिन मोदी सरकार के विरोधी इसे आम आदमी और छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ाने वाला फैसला करार दे रहे हैं, जल्दबाजी पर सवाल उठा रहे हैं। तो 2.5 साल से पीछे लगे थे प्रधानमंत्री के कि जो ब्लैक मनी है उसको खत्म करना, लेकिन हमने लोगों को खत्म करने के लिए नहीं बताया था। इसमें ब्लैक मनी कम खत्म हो रही है, लोग खत्म हो रहे हैं। जानकारों की माने तो काले धन और करप्शन पर मोदी सरकार के इस प्रहार से देश की इकोनॉमी पर बड़ा असर होगा। माना जा रहा है कि इस फैसले से देश में कई प्रोडक्ट्स की कीमतें कम हुई, ब्लैक मनी का गढ़ बने रियल एस्टेट और सर्राफा बाजार में बड़े सुधारों का एजेंडा तय होगा, बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा, राज्यों के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। बीजेपी का कहना है कि यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। टीम न्यूज़ नेशन। ओके, हरवीर सिंह साहब, मैं ये तो सुनीता जी से पूछूंगा कि एस्टीमेट कितना लगा है। जाहिर तौर पे जब हम कुछ काम करते तो हम सोचते कितना एस्टीमेट, कितना पैसा आएगा, लेकिन ये 2000 के नोट को लेकर आपको लगता है फिर से हम वही सिचुएशन लाके खड़े कर देंगे आपसे 10, 15, 20 सालों में? देखिए, अगर आप कंसेप्चुअली देखेंगे, जो मुद्दा है उसको लेकर के काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है। पहले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि करीब 14 लाख करोड़ की करेंसी आपकी 500 और 1000 रुपये के डिनोमिनेशन में थी। वो कितनी लौट के आएगी, कितनी नहीं आएगी, वो आपको साफ बता देगी कि कितना ब्लैक मनी वाइप आउट हुआ है। सीधी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने नहीं। और 31 दिसंबर, लेकिन उसके लिए भी 31 मार्च भी है, फेक करेंसी भी 31 मार्च के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि आपको वो एफिडेविट दे करके उसके बाद भी आप RBI में जमा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि
एक कॉन्सेप्ट है कि हायर डिनोमिनेशन की जो करेंसी है वो करप्शन को बढ़ावा देती है, क्योंकि उसका लेन देन बड़ी मात्रा में आसान होता है, आसानी से होता है। बिल्कुल, तो अब तो और आसान हो जाएगा। अब तो 1000 का नहीं, सवाल है 2000 का कि नोट दे अगर दो। आपको लगता था कि जो अभी मेरे ख्याल से ये बीजेपी के जो भी लोग होंगे, यहाँ जो लोग हैं या बाहर भी, वो सब भी पहले इसी थ्योरी को लेकर के हवा में चल रहे थे बरसों से। तो ये 500 और 1000 की जगह आप 500 और 2000 का ला रहे हैं। कल ही वित्त मंत्री ने कहा कि 1000 का भी ले आएंगे थोड़े दिन के बाद। तो एक तो ये हाई डिनोमिनेशन ख़त्म करके ये ब्लैक मनी ख़त्म होती है, उसको ये एकदम इन्होंने नकार दिया है। पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपने पहले भी सवाल किया था कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं। तो टारगेट तो आपका कैशलेस इकोनॉमी मैं वही कह रहा हूँ। आप ये बताइए कि आपकी 75 to 80% इकोनॉमी कैश पे चलती है। हमारे यहाँ जीडीपी का करीब 14-15% कैश इनफ्लो है। आपका जो बैंक लोग हैं इस सोसाइटी में, आप नॉर्थ ईस्ट में जाके पूछिए। और मैं यहाँ पे फार्मर्स का इशू स्पेशली लेकर के आ रहा हूँ। आप ये देखिए कि जितना भी एग्रो कमोडिटीज़ की जो ट्रेडिंग होती है वो 3 दिन से स्टैंड स्टिल पे हो गई है। आपका 50 किलोमीटर से जो वेजिटेबल का ट्रॉली लेकर के कहाँ बेच करके ना खरीदने वाले के पास है ना बेचने वाले के। परेशानी तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वार्ष्णेय जी ने जो पॉइंट रेज किया था कि आपने रबी का अभी तक एमएसपी अनाउंस नहीं किया। पूरे देश में खरीफ की फसलों की जो दाम है वो एमएसपी से नीचे चल रहे हैं। आप रियल इश्यूज को एड्रेस कर नहीं रहे, आप तमाशा शुरू कर दिया आपने। ये जो 2000 की बात हो रही है, अब तो 1000 भी लाने की बात हो रही थी, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में? अब तो साहब जो 50,000 देने जाता था पहले, वो 1000 के कितने लोड ले जाता, अब उसके लिए और आसान हो जाएगा देना। लेकिन देखिए जो बातें हो रही हैं कि 2000 का डिनोमिनेशन क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या रीजन है, इसका खुलासा वाकई होना चाहिए और बीजेपी को आगे आके बताना भी चाहिए। आप सारी पार्टियों से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, आपसे हर कोई एक सवाल पूछ रहा है, आप 2000 का नोट क्यों ला रहे हैं, उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते। मैं रमेश जी 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंटली रेज करना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बट यंग जनरेशन के हिसाब से अगर आप देखें, ये जो कदम उठाया गया है, इस कदम को उठाने के पीछे 3 मेन रीजन है। ब्लैक मनी जो डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर है, जो पैरेलल इकोनॉमी में डुप्लीकेट करेंसी है वो खत्म हो, करप्शन खत्म हो, टू सर्टेन एक्सटेंट खत्म होगी। 2000 का डिनोमिनेशन क्यों डाला गया, इसमें ऐसे क्या फीचर्स है जो ब्लैक मनी को खत्म कर देंगे, ये बीजेपी को आगे चल के आके बताना चाहिए देश को। देश जानना भी चाहता है। एग्जाम्पल दूं, सुनीता दुग्गल जी, ये इंदिरा आवास योजना आपने उसका नाम बदल दिया। जब उसके लिए अलॉटमेंट होता है ना, तो वहां का जो बीडीओ होता है और वहां का जो सचिव होता है, वो उनसे 5-10 हजार रुपए पहले ही ले लेता है। इस करप्शन को कैसे रोक लगा देंगे आप, जिससे सबसे ज्यादा गरीब आदमी प्रभावित होता है? ये बहुत छोटी बात है। सही बात नहीं रमेश जी, देखिए हमें हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लेना है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो फेक करेंसी है या जो काला धन है किसी भी तरह से, वो एक बार क्लियर हो जाए, सबके सामने आ जाए कि ये इतना पैसा जो है वो लोग वहां पर बैंक में लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जो नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे उनको तो वो अभी भी आपने देखा होगा कई जगह पे कब्रिस्तान में लोग बोरे के बोरे डाल गए हैं वहां पर। तो जिनको जो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उनके लिए तो वो बिल्कुल पेपर की तरह है, और जो एक्सप्लेन कर पाएंगे उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगी। आप तो इनकम टैक्स कमिश्नर रही हैं, आप तो बेहतर जानती होंगी कि 2000 का नोट के पीछे आप लोगों का तर्क क्या है, ये तो बता दीजिए कम से कम। देखिए 2000 के नोट के पीछे तर्क ये है कि उसको जिस तरह से उसको बनाया गया है, उसका फेक करेंसी लाना वो बहुत ही टेढ़ी खीर रहेगा। उसका फेक करेंसी नहीं बन पाएगा जिस तरह से 500 और 1000 के नोट की फेक करेंसी घूस तो कोई 50 और 100 रुपए में देता नहीं है ना, 20 रुपए में देता नहीं है। इसको आप बड़ा कदम नहीं मानते तो करप्शन कैसे खत्म होगा? नहीं सुनिए, इसको आप बड़ा कदम नहीं मानते कि वहां पर पाकिस्तान में पैरेलल इकोनॉमी, उन्होंने वहां पर 500 और 1000 के इतने नोट बना के यहाँ पर भेज दिए टेररिज्म के थ्रू, और कितना टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, इसको आप बहुत बड़ा कदम नहीं मानते कि 2000 के नोट जिस तरह से डिजाइन किया गया है उसकी फेक करेंसी बनाना जो है बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट काम। जी रमेश जी, सरकारी या आधिकारिक आंकड़े क्या कहते हैं? फर्जी या नकली जो करेंसी है वो 1% से भी कम, वो 1% का 1/4 का लेवल पे है, किस स्तर पर है। तो ये इनका कहना कि फर्जी जो हमारे नोट्स हैं वो उसके कारण काला धन बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए सच्चाई यही है कि आज आरबीआई के पास
लगभग 1 लाख करोड़ के जो बिल्कुल बैड डेट्स है, जहां पर हमारे बड़े बड़े उद्योगपति लोगों पैसे खा लिए हैं, उनका भी खुलासा ये सरकार क्यों नहीं कर रही है? पूछिए सुनीता जी से खुलासा कहां से होगा? इस सरकार के नाक के नीचे तो एक आदमी भाग गया, किसको बचाने की कोशिश कर रही है? पूना वाला भी भाग गया। पूना से जो भागा है वो भी भागा है। नहीं, आप लोग इन लोगों की लिस्ट अच्छी तरह रखते हैं इसलिए आपको ज्यादा पता है, लेकिन ये एक क्लासिक एग्जांपल है साहब कि एक किसान को 7% की ब्याज दर में लोन नहीं मिलता, लेकिन एक बड़ा उद्योगपति उससे सस्ता ऋण लेकर उसे चुकाए बिना देश से बाहर चले जाता। अब हम उनके प्रधानमंत्री से कह रहे हैं साहब उन्हें हमारे वापस देश भेजो। मैं आ रहा हूं, अब कुछ लोग यहां पर सवाल करना चाहते हैं। काला धन होता क्या है मुझे यही नहीं पता। हाँ। और ना अब तक हम जनता को दिखाया गया। रही बात हम महिलाओं की, महिलाएं होशियार होती हैं, वो अपने महीने भर का राशन रखी हैं और मोदी जी के इस फैसले से हमें कोई कष्ट नहीं है। अंत में मैंने 4 लाइन लिखा है कि काला धन काला बाजारी धूल मिलाए हैं और इसीलिए मोदी जी सबके दिल पर छाए हैं। क्या बात है, चलिए बहुत सुंदर। और यहाँ पर कोई साथी यहाँ पर हाँ कुछ नहीं। मैं कहना चाहूँगी कि बार बार ये जो ब्लैक मनी है उनको टेलीकास्ट करें ना, कि आज इनका खुलासा हुआ है, आज टीवी पे टेलीकास्ट करें, तब हमें समझ में आएगा कि काला धन जो है कुछ हद तक कम हुआ। ओके, मैं आ रहा हूँ। हाँ बताइए ना। जो मोदी जी ने किया है वो बहुत अच्छा किया है और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे घर में इतने सारा राशन होता है कि हम आगे खर्चा चला सकते हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि जो आपने ये कदम उठाया है इट टेक्स यू 1 स्टेप क्लोजर टू अ कैशलेस इकोनॉमी, तो आप कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और फिर आप एक बड़ा डिनोमिनेशन का नोट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सर मैं आम आदमी से ये कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ पाना है तो हमें कुछ खोना भी पड़ेगा। इससे पाएंगे कि आप, ये भी तो समझ में आ रहा है आपके? सर ब्लैक मनी आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? लोगों के पास, सरकार के पास बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी। ओके, अच्छा इसमें प्रोफेसर भाषण, रमेश जी आप मुझसे नेता का नाम पूछ रहे थे, अभी वो आपके, मैं पिनरई विजन साहब की बात कर रहे हैं, उन पे कितने सीरियस एलिगेशन लगे थे, अब आप मुझसे कह रहे थे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। एक भी केस एस्टेब्लिश नहीं, मैंने लगाया क्या एलिगेशन? आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने एलिगेशन लगाया। एक भी केस एस्टेब्लिश नहीं हुआ। साहब आप ही की सरकार थी, आप ही ने एस्टैब्लिश नहीं होने दिया होगा। एक भी केस नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी जब कोर्ट केस चला है। तो सब आप लोग तो एक ही है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, इस मुद्दे पे तो एक है। नहीं बिल्कुल नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अर्थशास्त्र का कोई भी सिद्धांत ये सिद्ध नहीं करता है कि 500 और 1000 के नोट खत्म करके हायर डिनोमिनेशन आने से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। और अर्थशास्त्र का कोई भी सिद्धांत ये नहीं कहता कि इस देश में एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहे और चंद लोग अपने हाथों में अकूत संपत्ति लेकर बैठे रहे। ये भी कोई अर्थशास्त्र का सिद्धांत नहीं कहता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, जहां तक नकली पैसे की बात है, नकली मुद्रा की बात है, 10 का सिक्का भी नकली है, 5 का सिक्का भी नकली है, उनकी वही परसेंटेज बैठ रही है जो 500 और 1000 के नोट की परसेंटेज बैठ रही है। डॉक्टर चौधरी बिल्कुल बताएंगे, मौका मिलता है, कुछ हो ना हो इस देश का कम से कम आने वाले समय में पॉलिटिकल सिस्टम तो साफ हो जाएगा। देखिए पॉलिटिकल सिस्टम की जो परिस्थितियां हैं, जो काले धन से राजनीति और चुनाव और ये सब चल रहा था, उस पर अंकुश निश्चित रूप में इससे लगेगा। संजय झा साहब, आपको लगता है कम से कम पॉलिटिकल सिस्टम में तो एक ट्रांसपेरेंसी आएगी? साहब यहाँ पर एक ईमानदार आदमी सोच ही नहीं सकता था मैं कभी चुनाव लड़ पाऊंगा। नहीं रमेश जी, नहीं आ सकती। रमेश जी मैं इतना ही कहूंगा संक्षेप में कि अभी ये बात अनिवार्य है। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है कि चुनाव, जो हमारे चुनाव के लिए की जो फंडिंग होती है, कैंपेन फाइनेंसिंग पर परिवर्तन लाना, सुधार लाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इस पर यह सरकार ने किसी भी राजनीतिक दल से न बातचीत की है, क्योंकि इनकी मंशा और नियत कुछ और है। हरवीर सिंह साहब, अभी एक सर्वे हुआ कि जितने ये गगनचुंबी इमारतें बनी हैं उनमें ज्यादातर खाली पड़ी हुई हैं। एक गलत बात कही गई कि साहब हमारे यहाँ घरों की कमी है। मुझे तो नहीं लगता घरों की कमी है। ये घर किनके हैं साहब? किन्होंने इस पे पैसा लगा रखा? कौन लोग इसमें पार्टनरशिप करते हैं? क्या इस देश को हक नहीं इनके नाम जानने का? देखिए बिल्कुल हक है। हम लोग लगातार यही डिबेट कर रहे हैं कि साहब इससे ये ऐसा बंद होने से क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन असली जो जड़ है, जब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग को ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, जब तक इलेक्शन के सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे,
आप बताइए कि तो वो करना कौन कर चाहता था? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपको एक एग्जाम्पल 1975 में तारकुंडे समिति, एनएन वोरा कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इलेक्शन कमीशन की 22 सिफारिशें, आपका गोस्वामी साहब ने कहा साहब आप स्टेट फंडिंग कर दो, कोई करना ही नहीं चाहता साहब इस देश में पॉलिटिकल रिफॉर्म। जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है उसके खाते में कई हजार करोड़ रुपया का फंडिंग आती है, थोड़ा सफाई हो जाएगी। संजय झा साहब, लेकिन दिक्कत कभी भी क्या होता है, अगर आपको लगता है सरकार का प्लान है ये खराब है, आप इस जनता के सामने कहते कि ये हमारा प्लान भी देखिए, बिल्कुल एक्यूरेट प्लान भी था, अगर सरकार ऐसा करती तो सब कुछ ठीक हो जाता। आपने मर्ज दवा तो बताई नहीं मर्ज। रमेश जी देखिए, मैं एक सीधा सा मिसाल देता हूँ आपके दर्शकों को, आपके स्टूडियो में जो बैठे हुए जो ताली दे रहे थे उनको मैं बताना चाहूँगा कि मोदी जी से पूछिए ये लोकपाल कहाँ गया। आपको याद है वो लोकपाल आंदोलन, उससे एक आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई, कांग्रेस पार्टी पर इतने आरोप लगाए गए, लोकपाल का जो अंत में कानून आया वो हमने लाया था। 3 साल से मोदी जी किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? रमेश जी बिल्कुल ठीक है ये बात आपकी, हमने इस चीज से डिनाई नहीं किया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम करके अभी जो आज की तारीख में जो ये काले धन वाला मामला है, इसके बाद आप देखेंगे इस बात को कि किस तरह से जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो हमारी सरकार लेके आती है, उसके बाद लोकपाल। और एक मैं आपको बताती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में लोकपाल जितना अच्छा काम कर रहे हैं, जितने वहां पर आप लोग एग्री करते होंगे इस बात से, जितने मैक्सिमम संख्या में वहां पर जो है करप्ट ऑफिसर्स को पकड़ा गया है, अगर वहां पर सरकार उनको फेवर करती। डॉक्टर चौधरी 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए, क्या इसका असर पड़ेगा हमारे आने वाले समाज? बिल्कुल पता लग जाएगा, साफ हो जाएगा सब कुछ, बहुत 90% से ज्यादा सफाई हो जाएगी। 2004 के बाद 2004 के बाद से जिस तरह से रियल एस्टेट कंपनियों की, जिनकी बैलेंस शीट 5 करोड़ की नहीं थी, उनकी 2015 में आते आते 10,000 करोड़ की बैलेंस शीट हुई। ये काला धन चाहे वो राजनेताओं का है चाहे उद्योगपतियों का है, उसमें पैसा लगा हुआ है, उस पर हाथ, ये बेनामी संपत्ति है रियल एस्टेट के अंदर। और अगर 1000 फ्लैट बने तो 200 250 फ्लैट एक नेता और उसके ब्लैक मनी का है। प्रोफेसर बाशने, दूसरा अगर चौधरी साहब मेरे पास समय समाप्त हो गया, प्रोफेसर बाशने आपके लिहाज से सही कदम क्या होता? ये कदम नहीं लेना चाहिए था सरकार? सही कदम ये है कि आप छोटे नोट रखें, 2000 के नोट लाने की जरूरत नहीं थी, 500 का नोट जब खत्म कर दिया था खत्म रहने देते, छोटे नोट रखते, और अपने जो वास्तविक सर्वे टैक्स का नेटवर्क, इनको कुल 12,000 लोग मिले जिनके यहाँ रेट करनी है पूरे हिंदुस्तान में। इतना तो मेरा ख्याल यहाँ से मयूर बिहार एक्सटेंशन तक जाएंगे, वहां तक मिल जाएंगे। ओके जैन साहब, आपको लगता है मास्टर स्ट्रोक, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में बढ़ावा मिलेगा, हमारी बैंक के पास कैश ज्यादा आएगा, कुल मिलाकर अगर हम देखें हमारी अर्थव्यवस्था में एक उछाल आएगा? एक ये मास्टर स्ट्रोक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसमें कितनी सफलता मिलेगी वो समय बताएगा। लेकिन मैं ये कहना, बीजेपी मान के चल रही है वो आगे आने वाले चुनाव जीत जाएंगे। मुझे फ्यू मिनट्स दें। जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आम जनता क्या चाहती है, देश सर्वोपरि है। मेरे पास समय समाप्त हो गया है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर सरकार का ये मानना है कि इस कदम से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, नकली करेंसी, यहां तक कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज, नक्सलिस्ट एक्टिविटीज है उन पे रोक लगेगी। लेकिन हमें इंतजार करना होगा, वाकई इस कदम का व्यापक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, और पड़ने के बाद क्या आने वाले समय में जनता के लिए उसके क्या फायदे होने जा रहे हैं, तो हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया बोले देखने के लिए।